Good morning, everyone. Starting with the lecture 3 of chemical kinetics. पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग किए थे जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाले थे, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू क्या आया था, के इज इक्वल्स टू था आर नॉट, है ना। आर नॉट मतलब इनिशियल टाइम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, माइनस फाइनल टाइम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसका ग्राफ भी बता दिए थे पिछले क्लास में। अब देखो इसके बारे में कुछ और रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन, ठीक है, बहुत रेयर होता है। दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस, some enzyme catalyzed reactions and reactions which occur on metal surfaces are a few examples of zero order reactions, ठीक है। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, 1130 केल्विन पे प्लैटिनम कैटलिस्ट यानी कि प्लैटिनम मेटल के ऊपर किया जाता है, सरफेस पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हॉट प्लैटिनम सरफेस, ठीक है। इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये किस पे? हाई प्रेशर पे। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर तुम ध्यान दो तो रेट जो है क्या हो जाएगा, के NH3 का कंसंट्रेशन पावर जीरो, ठीक है, यही होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो जीरो आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गया, के। अच्छा, तो एक चीज जो पिछले क्लास में ये बता देना चाहिए था, पिछले क्लास में अभी जान लो कि रेट जो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कोई दिक्कत? ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर रेट लॉ में के NH3 जो भी रिएक्टेंट होगा उसका अगर पावर जीरो डालते हैं तो फिर वो तो वन हो जाएगा ना। तो ये रेट बराबर क्या आ गया, के। तो इसका मतलब रेट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये सब है ना ब्रैकेट, कुछ कुछ चीज इसमें मिसप्रिंटेड है तो ये गैस ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इन दिस रिएक्शन वही चीज बोल रहा है कि प्लैटिनम मेटल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लैटिनम के सरफेस पे होता है, टेक पार्ट नहीं करता है रिएक्शन में, लेकिन रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये चीज भी इस चैप्टर के एंड में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड, ठीक है, विथ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ले लेंगे तो मेटल सरफेस के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। बोल सकते हो मेटल का सरफेस पे तुम रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, मेटल के सरफेस पे तुम रिएक्शन कर रहे हो, है ना। और इसके ऊपर अगर NH3 बहुत बैठ गया तो किसी को क्या बोलेंगे, NH3 बहुत सारा सैचुरेट हो जाएगा उसके सरफेस के ऊपर में, ठीक है। तो सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स, सो अ फर्दर change in reaction conditions is unable to alter the amount of ammonia। तो मतलब फर्दर चेंज अगर रिएक्शन कंडीशन में करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो अमोनिया को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके सरफेस पे बैठ चुका है ना, ठीक है। और फर्दर प्रेशर बढ़ाने का कोई मतलब होगा? नहीं, क्योंकि उसका सरफेस ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन वही बढ़ा रहा था। कोई दिक्कत नहीं। तो अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो एक एक एग्जांपल आपको दे दिया है कि किस तरह से। वैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत अनकॉमन होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ये भी एक है, ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आपके जीरो ऑर्डर। और यहाँ होता क्या है, बेसिकली सरफेस पे जब प्रेशर हाई रहता है तो मेटल सरफेस जो है ना गैस मॉलिक्यूल से भर जाते हैं। और फर्दर चेंज अगर हम लोग करते भी हैं, मतलब मान मान लो तुम रिएक्शन में और अमोनिया को यूज किए, है ना, और अमोनिया को डाले, है ना, तो क्या और अमोनिया को डालने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेटल का सरफेस तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो फिर रिएक्शन कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा भी डाले तो यही चीज यहाँ पे वैसे भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समझ में भी आ रहा है कि रेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इसमें चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अपने अपने करके स्टार्ट करो, ऐसे हम करते हैं, ठीक है, साथ साथ करते हैं, चलो, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है,
ठीक है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन खुद से डिराइव हो सकता है, ऐसा तो अब कुछ नहीं है, तरीका तो जान ही चुके हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे मानेंगे, तो मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, लेट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट बी अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन को मानना, ठीक है, जिससे आप पूरा चीज को एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन वैसा कोई चीज एक्सपेरिमेंटली अगर देखा नहीं गया आज तक तो उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब ऐसा चीज जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है लेकिन दूसरे चीजों को प्रूफ कर रहा है। समझ में आया, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मानते हैं कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर इसका रेट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मान रहे हैं तो इसका रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, या तो तुम लिख सकते हो रिएक्टेंट के डिक्रीज के टर्म्स में तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये लिख सकते हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और या फिर आप इसका इसका बेसिकली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये हुआ रेट बराबर, ठीक है, माइनस डी आर, तो इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है तो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रेट लॉ के टर्म्स में लिखेंगे तो के को एक कांस्टेंट मानेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर 1, तो दिक्कत 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप लोग जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वही इंटीग्रेशन आप लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, जैसा कि पिछले क्लास में भी बता दिए थे, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, रेट इक्वेशन को बोला जाता है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो आप एक काम करो, डी टी पहले इधर भेज दो, तो ये आपका आ जाएगा और माइनस डी आर, ठीक है, डी आर, इसको भी हटा देते, डी आर इज इक्वल्स टू, या फिर माइनस टर्म को उधर लेके चल जाओ, एक साइड लेके चल जाओ, डी आर टर्म एक तरफ रहने दो, ठीक है, तो डी आर तरफ, डी आर टर्म को एक जगह रख लिया जाता है, ठीक है ना। और नॉर्मल सा बात है, आप डीआर को अगर, अच्छा डीआर आपका ब्रैकेट के अंदर होगा, कंसंट्रेशन का पार्ट है डीआर, ठीक है। तो डीआर को अगर नॉर्मल सा बात है, एक तरफ डीआर ला रहे हो तो दूसरे तरफ आपको क्या लाना होगा, उसी का है ना, जो फंक्शन है उसको लाना होगा, तो इधर में क्या आ जाएगा आर, और इस साइड में क्या आ जाएगा आपका माइनस के डी टी, सही है, कोई दिक्कत, और इंटीग्रेट कर दो अब दोनों साइड, ठीक है, इधर इंटीग्रेट कर दो और इधर भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन को एक एक नंबर दे देना, क्योंकि कौन सा इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, तो वैसे तो ये तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया, ये कोई इक्वेशन नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनेगा तब अभी इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा डी आर बाई आर, ये इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, याद होगा आप लोगों को, इसका वैल्यू, जब 1/r को इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर तो क्या होगा, लॉन आर, क्या होगा, लॉन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन आर, और इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, के टी, तो के इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा के टी माइनस के टी, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मान लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के टाइम में हम इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन माने थे, तो आप मान लो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, लेट लेट आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को थर्ड नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, थर्ड है कि सेकंड, सेकंड था ना, ठीक है, तो सेकंड नंबर दे देते हैं इसको, कोई दिक्कत,
ठीक है। चलिए, तो t इज इक्वल टू 0, लेट r इज इक्वल टू आर नॉट, है ना। तो अब पुट कर दो ये सारा एक सिचुएशंस को, अगर 3 सेकंड में पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं लॉन, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, आर नॉट, और ये टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस क्या बचा c, तो c बराबर क्या आ गया, लॉन आर नॉट। तो अब इसको दे दो थर्ड, और लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, पुट करोगे वैल्यू तो आप क्या लिख सकते हो जाएगा लॉन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, लॉन आर नॉट हो गया, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो अलग अलग सबको नंबर दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि सबके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, सबके हिसाब से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये इसको कर दो आप, थर्ड था ना, तो इसको दे दो आप, पेन का कलर वलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अब नया इक्वेशन नीचे एक बना रहे हैं, के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, के को पॉजिटिव किया तो इधर लेके गया, तो लॉन आर नॉट माइनस लॉन आर बाई, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा लॉन आर नॉट माइनस लॉन आर। अच्छा, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, कोई चीज का दो लॉन का टर्म्स है तो क्या लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं लॉन ए माइनस लॉन बी, इसको क्या लिखोगे, लॉन आर नॉट बाई आर लिखोगे, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है ना। और अगर मान लो माइनस के टी इस साइड रहने देते तब क्या होता, लॉन आर माइनस लॉन आर नॉट, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहीं से और बन जाएगा, आप ला सकते हो, अगर आप माइनस के टी रहने दोगे दूसरे तरफ तो हो जाएगा ये लॉन आर माइनस लॉन आर डिवाइडेड बाई आर नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। इस इक्वेशन को देखो, अगर आप यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन को कि माइनस के टी अगर यहाँ पे लिख रहने दोगे तो क्या आएगा, इस साइड में लॉन आर माइनस आर नॉट आएगा, कोई दिक्कत, लॉन आर माइनस लॉन आर नॉट आएगा, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो ये दो इक्वेशन और बना यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर दे दो, इसको दे देते हैं फिफ्थ, इसको दे देते हैं सिक्स, कोई दिक्कत। अच्छा, फोर्थ वाले इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। फोर्थ वाला इक्वेशन है क्या, तो थोड़ा ध्यान दो, लॉन आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस के टी प्लस लॉन आर नॉट, यही है फोर्थ इक्वेशन। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम y एक्सिस पे एक एक्सिस लें, y एक्सिस और x एक्सिस, अगर हम y एक्सिस पे लॉन आर रख दें, क्या रख दें, लॉन आर रख दें, और x एक्सिस पे टाइम रख दें, x एक्सिस पे क्या रख दें, टाइम, ठीक है। तो मेरा ये हो गया y, ये हो गया m, m क्या हो गया m, और ये टाइम मेरा क्या हो गया x है ना। तो x कंपेयर करो तो m स्लोप होता है, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, अच्छा ये क्या होता है, mx प्लस सी, सी इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या बोला जाता है, y इंटरसेप्ट। तो मेरा c बराबर क्या हो गया, ये, तो यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, कोई एक मान लो y इंटरसेप्ट लॉन आर नॉट, ठीक है। क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब जो लाइन होगा कहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे के तरफ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के हिसाब से, और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस, ठीक है। स्लोप को और अच्छे से आप बता सकते हो कैसे, इसको एक्सटेंड कर दो, ये एंगल जो बनेगा, ठीक है, थीटा, इसको इसी को बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, अब tan थीटा है,
ठीक है, क्या है, टेन थीटा है। तो नॉर्मल सा बात है, टेन थीटा जो टर्म होगा है ना, माइनस टेन थीटा होगा, है ना, क्या टर्म आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है इसीलिए स्ट्रेट लाइन नीचे गया, ऑब्ट्यूज एंगल है ना ये, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, स्लोप है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के, है ना, क्योंकि ये थीटा ऑब्ट्यूज है। समझ में आ रहा है ना, तो ये ग्राफ हम लोग इस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप हर एक चीज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। और स्लोप क्या बताएगा आपका, माइनस के का वैल्यू देगा, कोई दिक्कत। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर के का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ से के का वैल्यू बोले तो हो जाएगा माइनस स्लोप, कोई दिक्कत। यहां तक समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ क्लियर है ना, एक एक टर्म ये इक्वेशन से कैसे निकला, समझ में आया जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपको, ये तो निकल गया लॉन आर बाई आर नॉट, ये बराबर क्या हो गया, माइनस के टी। ठीक है, और या फिर के बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ चलो इस इक्वेशन में और आगे बढ़ते हैं। आपको दो इक्वेशन बताए थे, एक ही इक्वेशन में अगर सोचा जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू वन बाई टी लॉन आर माइनस आर नॉट, जैसे कि इस इक्वेशन से समझो, यहाँ वाला इक्वेशन फाइव, कौन सा इक्वेशन, फाइव। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव, फिफ्थ इक्वेशन में हमें क्या मिला, हमें मिला के टी इज इक्वल्स टू लॉन आर नॉट बाई आर। ठीक है, आर, तो यानी कि के का वैल्यू यहां से निकल सकता है, क्या हो जाएगा, वन बाई टी लॉन आर नॉट बाई, वन बाई टी लॉन आर नॉट बाई आर। तो यही पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे डिराइव किया है। ठीक है, कोई दिक्कत। लॉन आर नॉट, एक इसका एक उल्टा फॉर्म भी आपको बता चुके हैं जो ऊपर में दिया हुआ है, तब यहाँ पे केटी का वैल्यू मतलब माइनस केटी होगा, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस केटी हो जाता है। क्लियर, मेरे ख्याल से इतना बता दिए। अगर दो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए हम कंपेयर करें तो भी हम एक पर्टिकुलर निरीक्षण पे आएंगे के के वैल्यू में। मान लो कि आपको सिचुएशन ऐसा है, अलग अलग कंसंट्रेशन है, ठीक है, एट टाइम, अपने से बनाएंगे इक्वेशन, चलिए बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन है, आप इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, टाइम अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, एट टाइम टी वन, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, एट टाइम टी वन, कौन सा टाइम पे बोल रहा है, टी वन टाइम पे। तो नॉर्मल सा बात है, कंसंट्रेशन आर वन माने हैं, और टाइम टी टू पे कंसंट्रेशन हम आर टू माने हैं। ठीक है ना, जो आपको दिया हुआ है। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम करें, अब मान लो दोनों को आप जो है ना क्या कहते हैं, इक्वेशन को आप अगर इक्वेट करते हो, ठीक है, तो इक्वेट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 4.12, मतलब दोनों को है ना, तो वो टू वाले यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आप क्या कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4.12 माइनस 4.11। ठीक है, अगर हम कर दे 4.12 इक्वेशन, 4.12 माइनस 4.11 अगर किया जाए, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को थोड़ा ध्यान दो तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉन आर टू माइनस लॉन आर वन एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड लिख देते हैं लॉन आर टू माइनस लॉन आर वन, दूसरे साइड क्या आ जाएगा, खुद से देख करके बताओ, लॉन आर नो, हाँ क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के टी टू, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, प्लस, तो माइनस के टी टू प्लस के टी वन, माइनस के टी टू प्लस के टी वन, कोई दिक्कत। और दूसरा पार्ट भी है इसमें, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, लॉन आर नॉट माइनस लॉन, लॉन आर नॉट माइनस लॉन आर नॉट, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, लॉन आर नॉट माइनस लॉन आर नॉट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो हो गया तो उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे अगर हमें मान लो के का वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है तो एक इक्वेशन यहाँ भी बन के आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, लॉन ए माइनस लॉन बी, लॉन R2/R1, ठीक है। और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू यहां से अगर कॉमन ले लें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, या फिर माइनस के लिया जाए बाहर तो क्या बोलेंगे, T2 - T1, ठीक है। दिस इज द टाइम इंटरवल बेसिकली ना, हम लोग चेंज जब बोलते हैं टाइम का तो फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं। तो ये डेल्टा टी हुआ, ये क्या हुआ गया आपका, डेल्टा टी का वैल्यू हुआ। और यहां से हम अगर मान लो आपको माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा 1/T2 - T1, ठीक है, लॉन R2/R1। तो मान लो कि आपको अलग अलग कंडीशन दिया हो, मतलब एक टाइम पीरियड दिया हो जिसमें R2 कंसंट्रेशन दिया हो और एक टाइम दिया हो जिसमें R1 कंसंट्रेशन, तब बोले के का वैल्यू निकालने के लिए, तब ये इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, मेरे ख्याल समझ में आ गया है ना। तो माइनस के का वैल्यू जो हो जाएगा 1/T2 - T1, है ना, लॉन R2/R1। कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका। अच्छा, फ्रॉम ये उल्टा कर दो। हाँ ठीक है, 4.12 माइनस, हम यहाँ पे किया एनसीईआरटी में उल्टा दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। वहां बोल रहा है सब्सट्रैक्टिंग 4.12 फ्रॉम 4.11। हाँ, तो अगर यहाँ मान लो के का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। के का वैल्यू निकालेंगे तो दो चीज कर सकते हैं, माइनस साइन अगर इधर लेके जाओगे तो एक कर सकते हो T1 - T2 कर दो, ठीक है। लेकिन टाइम इंटरवल का चेंज ऐसा तो निकालेंगे नहीं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो इसको रहने दो 1/T2। लॉन के टर्म्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद है अभी तुरंत बताए थे, लॉन R0/R1 हो जाएगा, तो है ना, यही हो जाएगा ना। ये मान लो माइनस इधर, तो पहले था लॉन R2 माइनस लॉन R1, अब क्या हो गया लॉन R1 माइनस लॉन R2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते, इक्वल टू साइन नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दूसरा अपोजिट कर देना, लॉन R1/R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉन कंसंट्रेशन R1/कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो के का वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग में आप लोगों को दिक्कत ना हो इस वजह से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर अबाउट लॉग, है ना, खासकर आईएससी में, क्योंकि कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो। और लॉग का वैल्यू अगर सीबीएसई वाले भी है तो लॉग टेबल वैसे देखना अलाउड रहता है, देता नहीं है लेकिन बोर्ड्स में, लेकिन तो भी लॉग टेबल अगर दे रहा है देखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो लॉग 10 तक का वैल्यू कम से कम याद रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टू टेक केयर while यूजिंग लॉग, while यूजिंग लॉग, ठीक है, लॉग। अब एक बात समझो, अगर मान लो आपको दिया हुआ है लॉन ए, ठीक है, तो लॉन ए का मतलब होता है लॉग में एक बेस होता है, ठीक है। तो यहां पे लॉग में जब लॉन ए दिया हुआ है तो लॉग बेस ई ए होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, है ना। लॉन ए जो है ये क्या दिया होगा, लॉग बेस ई ए। कोई दिक्कत, लॉन ए का मतलब हुआ। और जब हम लोग नॉर्मली किसी चीज को लॉग ए लिखते हैं, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे बेस 10 है। आप लोग को जो कैलकुलेटर में वैल्यू आएगा वो लॉग 10 का आता है, या फिर जो आप लोग लॉग टेबल देख के निकालोगे वो किस चीज का वैल्यू आएगा, लॉग बेस 10 का, ठीक है। तो लॉन ए से जो लॉन बेस ई है, क्योंकि आपको जब डिफरेंशिएशन किए तब लॉन आया है, लॉग नहीं आया हो, तो वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, लॉग में आपको ले जाना होगा। तो लॉन से लॉग में चेंज कर, मतलब लॉन ए से अगर लॉग बेस 10 में आपको चेंज करना है तो याद रखिएगा लॉन ए बराबर होता है 2.303 लॉग ए,
क्लियर है? तो मतलब 2.303 इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। और क्या क्या चीज पे आप लोग को ध्यान देना है, तो याद रखिएगा लॉन ए माइनस लॉन बी, ये बराबर क्या होता है, ये लॉग, चाहे लॉग बेस 10 यूज करो या लॉग बेस ई यूज करो, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो लॉन हो जाएगा ए बाई, और सिमिलरली अगर आपको दिया रहेगा लॉन ए प्लस लॉन बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन ए मल्टीप्ल लॉन ए बी, क्या हो जाएगा, लॉन ए बी। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूलाज कम से कम आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी लॉग है क्या अगर बोलोगे, ये भी समझा देंगे किसी क्लास में, लेकिन अभी पहले ये लॉग है क्या, ये आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। कैसे करके निकालते हैं y इक्वल टू ए टू द पावर x, तो उस हिसाब से फिर क्या वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो किस तरह का लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग जानते हो, लेकिन इन ये कुछ चीजें जो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल या फिर कैलकुलेटर, ठीक है। और आपको जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो वैल्यू निकलता है, जो मतलब दिया रहता है, वो होता है लॉग, ठीक है। तो उसको लॉग में चेंज करने का उपाय है कि 2.303 मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं, हाँ लॉग वही वैल्यू बोल रहा है कि लॉग का वैल्यू आप अगर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पे के का वैल्यू याद रखिएगा, के वाला वैल्यू किसका, पहला इक्वेशन का के बराबर क्या था, 1/t लॉन आर नॉट बाई आर, ठीक है, ये था। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 था ना वो, देखा इक्वेशन 5, ठीक है। के इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/t लॉन आर नॉट बाई आर, सही है। कोई दिक्कत? यही ना है ना। अब इसको क्योंकि तुमको लॉग में वैल्यू निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे, इसका एक्चुअल जो आप लिख करके टर्म छोड़ोगे वो होगा 2.303/t लॉन आर नॉट बाई आर, सॉरी लॉग लॉग आर नॉट बाई आर। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ गया, ये लॉग बेस ई है और ये लॉग बेस 10 है, ठीक है। और आप जो कैलकुलेटर या लॉग टेबल से वैल्यू निकालोगे लॉग का निकालते हैं, कोई दिक्कत? तो आप 2.303 मल्टीप्लाई करना उसके साथ पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक बार बता दिए, यहाँ भी आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अच्छा, और कौन कौन सा ग्राफ दिया है, तो सारे ग्राफ्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके कम से कम एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज क्लियर है, टर्म सब ये सब में कंफ्यूज नहीं करोगे, निकाल सकते हो, ठीक ना। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, अब एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, इथीन से क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन से, ये तो ऑर्गेनिक में पहले भी पढ़ चुके हो, अल्केन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। तो C2H4H2, ये क्या बन रहा है, C2H6। ये एक एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलेगा एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये दो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। दो और भी हैं, देख लेते हैं, अगर और होंगे तो बिना बात एनसीईआरटी वाले सारे आप लोग को दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। जैसे हाँ ये वाला इसी का पार्ट है, डाल देते हैं इसी में, ठीक है। वो बोला ना जो रेडियो एक्टिव डीके, तो किस न्यूक्लियाई का, तो वही दिया हुआ है, ठीक है, किस न्यूक्लियाई का है। तो ये देख रहा है आप लोग को, है ना, रेडियम है, टूट के क्या बन गया, रेडॉन बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, रेडॉन। तो अलग अलग ये एक फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो डिकम्पोजिशन और एक दिया है N2O5 N2O और सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो दीज थ्री आर कुछ एग्जांपल्स, ये वन मान लो, ठीक है। ये ऑल ही है, तो जितना भी रेडियो एक्टिव डिके होगा अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, सब किस में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आ जाएगा, और ये थर्ड है आपका, क्लियर। कोई दिक्कत? तो ये सारा आपका एग्जांपल्स दिया हुआ है, और दो ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक ग्राफ मेरे ख्याल से ये वाला करवा दिया है, एक ग्राफ और ये वाला भी दिखा देते हैं क्या है।
तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लास्ट वाला टर्म का दिया हुआ है। ठीक, लास्ट वाले का है, कहने का मतलब ये वाला जो अभी इक्वेशन करवाए थे ना, इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है। तो यही डाल देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, तो देखो, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने में लग रहा है, सही लग रहा है? हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है जी। हाँ, चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बस जो है ना इधर कर देते हैं, के टी इधर लेके आ जाते हैं, क्या लेके आ जाते हैं, के टी इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर होगा, सही बात है। चलो, अब इसको देखो तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो अगर हम इस टर्म को अगर y एक्सिस पे रख दे, क्या रख दे, y एक्सिस पे, ठीक है, और 2.303 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो मतलब k बाई 2.303 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका log आर नॉट बाई आर, कोई दिक्कत? तो ये हो गया y, ये वाला पार्ट क्या हो गया y, तो उल्टा लिख दे रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका y है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो k बाई, अच्छा k बाई इसको, x और y ऑलरेडी हम ग्राफ में कौन सा रख चुके हैं, एक्स मेरा है लॉग आर नॉट बाई आर, और वाई क्या है, टाइम, सॉरी एक्स टाइम है और वाई लॉग, तो ये आपका एक्स हो गया और ये वाला क्या हो गया, वाई हो गया, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, वाई। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ जीरो बोल रहा है। तो जनरली जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन सी का टर्म यहाँ है ही नहीं, तो सी मतलब क्या हो गया, जीरो, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो दिक्कत, y इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप इस तरफ सोच लो, एम टी इज इक्वल्स टू, या फिर एम टी इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट बाई आर, या फिर एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई, है ना। तो वाई एक्सिस पे लॉग है हो गया मेरा आर वन बाई, ये आर नॉट बाई आर, ठीक है। और एम एक्स हो गया, एम आपका स्लोप और एक्स आपका टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, तो टी, तो टी ये वाला इक्वेशन में टी हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया वाई, और आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा जिसमें वाई इंटरसेप्ट आपका क्या है, वाई इंटरसेप्ट आपका जीरो है, मतलब ये लाइन कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, और इसका स्लोप क्या हो गया, के बाई 2.303। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, दोनों ग्राफ क्लियर है, इज इट? चलिए, तो ये वाला ग्राफ भी डाल दिए। अब क्या बचा, initial concentration of N2O5 in the following first order reaction, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction, एक है ना दिया हुआ है N2O5, तो क्या बन रहा है, 2NO2 प्लस हाफ was 1.24 into 10 to the power minus 2, इसको बनाइए तो जल्दी से, क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया मतलब क्या दिया, आर नॉट दिया हुआ है, आर नॉट बराबर कितना दिया हुआ है, किसका, N2O5 का, किसका दिया आर नॉट का वैल्यू, तो यहाँ बाहर में लिख देना N2O5, ठीक है। N2O5 ये कितना आया दिया हुआ, 1.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 मोल पर लीटर, ठीक है। एट 300, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, नॉर्मल सा बात है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, कितना मिनट्स बाद, 60 मिनट, तो 60 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, टाइम कितना टोटल लगा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, स्टार्ट कहां से किए, जीरो टाइम से,
इनिशियल था ना, तो 0 टाइम से, और फाइनल टाइम कितना हुआ 60 × 60, 3 सेकेंड्स में अगर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। अगर मिनट्स में ही रखते हैं, चलो टाइम, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 60 मिनट्स, ठीक है। रखते हैं मिनट्स में ही आंसर दे देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ तो बोला नहीं ना है किसमें आंसर देना है, ऐसा थोड़ी बोला कैसा यूनिट में देना है, ठीक है। वॉज 0.20 इंटू, तो फाइनली इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया आर एट टाइम टी, N2O5 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, या फिर फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपको के का वैल्यू निकालना है। आपको याद है टाइम, यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में अगर हम लोग बताते थे, तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे के बराबर क्या हो जाता था, ये वाला नहीं, ये वाला देखो आ गया, नहीं इससे पहले बताए थे, हाँ ये रहा। के बराबर क्या है 1/, फाइनल माइनस इनिशियल किए थे, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आया था 1/T2 - T1, तो ये तो 60 हो गया 1/60, और लॉन को लॉग में चेंज कर देंगे 2.30, R1/R2 बोल रहा है, R2/R1 नहीं, आपको के डायरेक्ट निकालना है ना, माइनस के आया था लॉन R2/R1, इसमें क्या आ गया R1/R2, यानी कि पहले वाले कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई लास्ट वाला कंसंट्रेशन, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब आप क्या आंसर यहाँ लिखोगे, वैल्यू हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/60, सेकेंड्स में आपको बोला नहीं है, मिनट्स में ही लिख रहा है, तो इसमें मिनट्स कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, हाँ 0 टाइम में कितना था, तो वो ये बेसिकली R0/R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1. R0/R, क्या हो जाएगा R0/R, या फिर R1/R2, तो 1/24 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, गलत 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 गलत, लॉग लॉग था ना, देखो ये गलती, अभी छोटा सा गलती बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। तो 1/60 मिनट इंटू क्या था आपका 2.303, क्योंकि लॉग का वैल्यू आपको निकालने बोला है, लॉग लॉग का वैल्यू आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.20 इंटू 10⁻⁻2, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट आपका है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो दोनों साइड 20 छोड़ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2 ही अगर रहने दिया जाए, क्या वैल्यू आ जाएगा फाइनल, निकाल के बताओ कैलकुलेटर वाले बच्चे से। 1/60, अच्छा यहाँ पे कर ही लेना है, ऐसा यूनिट में अगर करना, सेकेंड्स में अगर निकालना है, तो 1/60 इंटू 60 सेकेंड्स कर देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई, ये अंदर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे जल्दी बताए, बहुत आसान है। हाँ हाँ 0.2, एक डेसिमल यहाँ गया तो इंटू 10 कर देते हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल गए तो यहाँ इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना, 100 कर देते हैं। अब पॉइंट दोनों जगह से, यहाँ से नीचे क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 2, और ऊपर क्या बचा 124, तो ये कितना हो गया आपका 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, तो ये आपका 10 10 खत्म हो गया, मतलब आंसर क्या है log 6.2, log 6.2 का वैल्यू जल्दी से बताओ। इतना तुम लोग को जो है ना 100 100 कर करके ऐसे दिखा रहे हैं, बताओ यार जल्दी जल्दी किया करो, बताओ बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। सेकेंड्स हो गया, और लॉग 6.2, नॉर्मल सा बात है, लॉग का वैल्यू आएगा तो फिर यूनिट नहीं रहेगा, के वैसे भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में आपका पर सेकंड में आएगा के, तो नॉर्मल सा पर सेकंड है, ये वैल्यू जल्दी से बताइए, तो फाइनल जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, लेट नहीं। 1/60 इंटू 60 लॉग 0.62, तेरा कहाँ है कैलकुलेटर, 0.62 था कि 6.2 था, 6 पॉइंट, ठीक है 6 पॉइंट, कितना हो जाएगा के का वैल्यू 0.7 शायद, 0.79, हाँ ठीक है, तो 2.303 भी ना मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है हाँ
ठीक है, तो आपका आ गया 0.30। ठीक है, मतलब आप लोग को कम से कम कैलकुलेटर देखना तो आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉग का वैल्यू टेबल से भी देखना अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, लॉग टेबल का यूज करना। ठीक है, लॉग 6.2 और मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो गया, 2.303। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0.30। कितना आया, 30 ना, 0.030 पर मिनट यहाँ दिया हुआ है, पर सेकंड में कितना हो जाएगा। अच्छा, पर मिनट में ही दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है, तुम भी पर मिनट में ही, जैसा कि तुम लोग को बोले पर मिनट में ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 60 मिनट, यही चीज हम बोल रहे थे है ना, क्यों जरूरी तो नहीं है कहीं सेकंड्स में दिया तो नहीं है ना क्वेश्चन में, सेकंड्स में ही निकालना है। ठीक है ना, 60 मिनट, ये 60 × 60 करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे 60/60 कर देना। ठीक है, सेकंड्स में अगर दिया होगा क्वेश्चन में नहीं सेकंड्स में ही निकालना है तो फिर 60 × 60 करना है। ठीक है ना। इंटू लॉग 6.2 इंटू 2.303। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा 0.0304 पर मिनट। क्या आ जाएगा, पर मिनट। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आया कैसे करना है, लॉग को यूज करना सीखिए। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला देखो, दो तरीका है, या तो रट लो है ना, याद कर लो, लेकिन समझे ही रहो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि डेराइव फॉर्मूला सब है, समझे रहोगे तो भूले भी रहोगे तो अपने से बता लोगे formula। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि अब ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर अ- अ- एक और तरीका तुम लोग को बताए थे कि हम लोग बाय द यूज ऑफ प्रेशर भी बता सकते हैं रेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर गैसियस रिएक्शंस हो तो, ठीक है ना, क्या रिएक्शंस हो, गैसियस रिएक्शंस हो, तो हम बाय द यूज ऑफ प्रेशर भी बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रेशर को यूज करके बता रहे हो वो चीज सीख लो। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग प्रेशर ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग प्रेशर, यूजिंग प्रेशर। अभी तक कंसंट्रेशन से जान रहे थे, अब प्रेशर, अब किससे जान रहे हैं, प्रेशर से। लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, जहां ए से बी बन रहा है, सी बन रहा है, गैस फेज रिएक्शन मतलब सारा चीज गैस है, कोई दिक्कत। इसका इनिशियल प्रेशर मान लो ए, इनिशियल प्रेशर क्या मान लिए, ए। तो इनिशियल, अच्छा इनिशियली बताओ यहाँ पे क्या बी और सी होगा, क्या बी और सी होगा इनिशियली, रिएक्शन में शुरुआत में प्रोडक्ट थोड़ी होगा जी, प्रोडक्ट तो बनेगा बाद में ना, शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ए आपका शुरुआत में होगा, तो इनिशियल प्रेशर जो था पीआई मान लिया है ना ऑफ ए, और लास्ट में टोटल प्रेशर क्या होगा, सबका पार्शियल प्रेशर, क्योंकि लास्ट में थोड़ा थोड़ा सब होगा, ए भी थोड़ा बच गया होगा, बी बन गया होगा थोड़ा बहुत, सी भी बन गया होगा थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो आप इनिशियल प्रेशर पी आई मान लिए एक, ए है ना, ये इनिशियल प्रेशर, और फाइनली जो पीटी है वो टोटल प्रेशर एट टाइम टी है, ये आपका टाइम जीरो पे है, एट टाइम, एट टी इज इक्वल टू जीरो। और एट टी इज इक्वल टू टी क्या हो गया, प्रेशर हो गया टोटल प्रेशर पीटी, और ये बराबर क्या होगा, तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। कोई दिक्कत, और जो भी प्रेशर यूनिट्स होगा, मतलब पास्कल आप लोग ऑलरेडी बताए हुए हैं बहुत सारा प्रेशर यूनिट्स। ठीक है, तो पीटी पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर होगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम रेट इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत जगह पे ये काम आएगा। ठीक है ना, तो अब इस चीज को देखिए, पीए पीबी पीसी क्या है, जैसा कि बता दिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी और सी, कब, फाइनली फाइनल टाइम टी पे। ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
अब यहां पे बोल रहा है कि इफ एक्स एटमॉस्फेयर बी द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए, एक्स एटमॉस्फेयर क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पी आई था। अब मान लो टी टाइम पे मान लेते हैं पी आई माइनस एक्स हुआ, ठीक है, मतलब पहले नॉर्मल सा बात है ना, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका प्रेशर क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करेगा। जब रिएक्शन चालू होगा, जैसे ही रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, तो नॉर्मल सा बात है, उसका प्रेशर जो अपना प्रेशर जो होगा वो घटेगा। तो इसका अपना प्रेशर क्या हो गया, पी आई माइनस एक्स, मान लेते हैं एक्स अमाउंट घटा, है ना, क्योंकि हम लेट एज्यूम कर रहे हैं। और तो बना कितना होगा, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस साइड बना होगा, दोनों मोल क्योंकि एक एक मोल है, तो उस हिसाब से एक्स एटमोस्फेयर इसका बड़ा होगा, एक्स एटमोस्फेयर इसका बड़ा होगा। क्लियर है, यही है ना फाइनल टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। यही चीज आपका क्या है, दिस इज योर पीए, ये क्या है पीबी, और ये क्या है पीसी। कोई दिक्कत, तो पीटी बराबर क्या हो गया, पीए बराबर पी आई माइनस एक्स, पीबी बराबर एक्स, और पीबी बराबर एक्स। तो क्या आ गया, पीटी बराबर आ गया पी आई प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ गया, पीटी माइनस पी आई। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, पीटी माइनस पी आई, और बड़ा कर दे इसको, दिख रहा है, क्लियर है, इमेज क्लियर है ना। हाँ ठीक है, अब क्लियर है अच्छे से, ठीक ना, मेरे ख्याल से समझा दिए हैं, एक्स है ना कैसे कैसे करके है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया, अगर मान लेते हैं एक्स अमाउंट घट रहा है, तो ये पार्ट हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ए, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गैसेस का अगर तीनों और रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इक्विलिब्रियम बन चुका है टी इज इक्वल टू टाइम टी में, तीनों इतने अमाउंट में थे, आपको बोल रहा है कि अब इसका पीए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आया पीटी माइनस पी आई, पी ए बराबर क्या था, पीटी माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स, यही ना है। तो पी आई का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, पीटी माइनस पी आई, तो पी आई माइनस पीटी माइनस पी आई क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टू पी आई माइनस पीटी। कोई दिक्कत, तो यही वैल्यू आप लोग को पुट कर देना है यहाँ पे, है ना। हाँ जल्दी से, ठीक, ठीक है ना, तो ये आपका पीए हो गया, ये पीटी माइनस एक्स, पी पीटी, अच्छा पी आई माइनस पीटी माइनस पी आई, तो टू पीटी माइनस पी एक्स। कोई दिक्कत, क्लियर है ना जी, समझ में आ गया, ये है टू पी आई और ये है पीटी, क्लियर। अब एक बात बताओ, पी आई क्या है तुम्हारा, तुम्हारा जो के का वैल्यू निकालते थे रिएक्टेंट के टर्म में, वो कैसे निकालते थे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में वो क्या होता था वैल्यू, के बराबर क्या होता था, 2.303, ये होता था ना, 303/T, है ना, और लॉग क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ R1, कंसंट्रेशन ऑफ R2, यही होता था, या फिर R0 करेंगे तो R0/R, है ना, ऐसे करके लिखते थे, है ना, तो R0/R ही लिख देते हैं, ठीक है, ये टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक बात बताओ, R0 किसका कंसंट्रेशन है, इनिशियल, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा लॉग पी आई, प्रेशर के टर्म्स में इनिशियल प्रेशर जो होगा, ठीक है, और आर क्या है आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वही ना, फाइनल प्रेशर लेकिन किसका, रिएक्टेंट का ना, क्या प्रोडक्ट का है, नहीं, तो फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का कितना है, पीए, यही ना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि पी आई माइनस पी एक्स के बराबर है। तो पी आई, लेकिन पीए को हम पीटी और पी आई के टर्म्स में निकाल चुके हैं, टू पी आई माइनस पीटी, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया पी आई, टू पी आई बाई पीटी। तो इस तरीके से चाहो तो आप किसी गैसियस रिएक्शन के लिए विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, आप प्रेशर के टर्म से ही निकाल सकते हो उसका रेट ऑफ, सॉरी के का रेट कांस्टेंट का वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया, तो रेट कांस्टेंट आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहां तक में कोई डाउट है अभी तक में, नहीं, वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बनाओ तो इसको,
बनाइए तो इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हाफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।